क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि अब जो चिंताएं थी एफआईज को लेकर कम से कम वो पीछे छूट गई हैं, क्योंकि बैक टू बैक दो अच्छे आंकड़े आए हैं? और क्या लग रहा है कि अब जिन्होंने एंट्री नहीं की है, अभी भी वक्त है बाजार में एंट्री करने का नई तेजी के लिए? धन्यवाद अभिषेक जी आपका कि नीचे वाला निफ्टी आज 23,350 के आसपास है। और मेरे ख्याल से महज 10 या 12 दिन हुए हैं हमने वो जो स्तर देखा था, और जिस प्रकार से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, मेरे ख्याल से अगर मेरे आकलन सही है तो 4 या 5 मार्च के आसपास हम 22,000 के नीचे गए थे। और आज हम खड़े हैं 23,350 के आसपास, और ज्यादातर ये जो बढ़त पिछले 10 दिन में आई है अभिषेक, ये उसके कारण है। और हमारी तो जुबां घिस गई थी कहते कहते कि अच्छा मौका है। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश करने का बहुत ही अच्छा मौका है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या हमने अब निचला स्तर पीछे छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगले हफ्ते अभिषेक 2 अप्रैल का सामना करना पड़ेगा हमें, जो कि तारीख निर्धारित की है बहुत ही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प साहब ने। और रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो शुरू हो जाएगी। उसका असर, उसका कितना सेवाओं पे और कितनी उत्पादन के क्या क्या चीजों पर लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, कब से लगेगा, ये सब प्रश्न अभी तक हमारे पास उसके उत्तर नहीं है। तो शायद उसको लेकर के थोड़ी एक असमंजस परिस्थिति हो सकती है। हमने 10 अप्रैल के आसपास या उसके पश्चात चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजों का भी सामना करेंगे। तो हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत उठापटक हो सकता है। ये हफ्ते 27 मार्च को इस वित्तीय वर्ष की और महीने की आखिरी एफएनओ एक्सपायरी है भी है। इसके चलते भी थोड़ा बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकता है। और जिस प्रकार से बढ़त देखिए पिछले 10-12 दिनों में, हो सकता है कारोबारी भी मुनाफा वसूलने आ जाए एफएनओ के एक्सपायरी के चलते बुधवार को या गुरुवार को। तो एक अच्छा रुझान हमने देखा अभिषेक। पहले तो उसका हमें मेरे ख्याल से आनंद उठाना चाहिए, जो निचला स्तर हमने देखा था और जो स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं। अब इन सब कारणों को लेकर के थोड़ी बहुत उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं अब भी वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनियों में निवेश करते जाएं, मझौली छोटी कंपनी में थोड़ा बहुत सावधान रहें। और हो सके वहां तक अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जिस प्रकार से बढ़त देखी है, तो कारोबारियों को तो ये रहेगी कि अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस जो है ऊपर और नीचे के तरफ वो सिस्टम में डाल करके रखे, ताकि अगर कोई अनिश्चितता आती है तो आपको गलत जगह पर आप पकड़े नहीं जाएंगे। हमें लग रहा है बाजार यहां से सुधरेगा, चौथी तिमाही सहारा देगा। बाजार यहां से सुधरेगा, एफआईज का सपोर्ट आ गया है, भारत के मैक्रोज बेहतर हैं और टैरिफ की जो चिंताएं हैं बाजार ने उसको अब डिस्काउंट करना सीख लिया है। एशियाई मार्केट्स को हम देख रहे हैं कि ज्यादा घबरा नहीं रहे हैं। हालांकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है अमेरिका की तरफ से, देखते हैं कि क्या कुछ लगता है, कैसा लगता है, लेकिन ज्यादा टेंशन की बात यहां से नहीं है। तो गुरान सर एक काम करते हैं ना, 2-3 शेयर आप लगे हाथ बता दीजिए जहां पर अगर किसी को बाजार के स्ट्रक्चर को देख के, इस रिकवरी को देखकर अब एंट्री करने का मन कर रहा हो। क्योंकि देखिए काफी वीक हैंड्स बाहर भी हुए हैं, जिन्होंने कभी बाजार में मंदी देखी नहीं थी वो बाहर निकले बाजार से। अब थोड़े मैच्योर लोग भी आएंगे। आप जरा 2-3 शेयर बता दीजिए, आपका कन्विक्शन कहां पर है? जैसे हम हमारे ईटी नाउ स्वदेश चैनल पर हमेशा, आज भी हमने राय दी, पहले भी राय देते कि दिग्गजों पर ध्यान दे। तो 3 दिग्गज महारथ ही आप कह सकते हैं इसको। ऑटो क्षेत्र से एमएनएम, बैंकिंग क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक, और चौतरफा फैला हुआ कारोबार एक कंपनी जो कि 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, वो है एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो। शुरुआत कर दीजिए इस तरह से, पूरी ताकत लगा करके एक समय पर पैसे निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हो सके तो एसआईपी कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा शेयर बाजार में निवेश करने का, इन तीनों ही कंपनी। गुरांग भाई, आपसे तो बातें हम करते रहेंगे, कुछ और शेयर्स भी आपसे पता करेंगे। और इस बीच कुछ खबरों वाले, अब ऑर्डर की खबर भी आई है
एक बार ज़रा दिखाइएगा। 1480 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है। एक एक हॉस्पिटल का ये रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, उसको रीडेवलपमेंट भी करेंगे। बिहार में होगा, मेडिकल कॉलेज सर्विसेज के अंदर आता है ये शेयर ऑलमोस्ट 206 हो गया। 195 पे हमने आपको नोटिस भी करवाया था, अगर आपको याद होगा तो। गौरांग शाह भी हमारे साथ हैं। गौरांग भाई नमस्ते। एक बार एनसीसी आपकी लिस्ट में है, पुराना स्टॉक है। आपको भी प्रणाम डिम्पी जी हमारे तरफ से, और शुभ प्रभात आपको भी। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थापित, काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है एनसीसी पर। और लक्ष्यांक जो है वो थोड़े हमने ऊपर की तरफ रखे हैं। और अगर आप किसी भी निर्माण कार्य या इंजीनियरिंग कंपनी क्षेत्र की कंपनी में निवेश करते हैं तो हमारी राय ये होती है कि आप 1-1.5 साल का नजरिया मत रखिए, 2-2.5 साल का रखिए, क्योंकि ऑर्डर बुक को पूरी करने के लिए जमीनी स्तर पर समय लगता है। 340 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है यहाँ से। अब आप ये कह रहे हैं कि बने रहें, और जिनको नया लेना है वो भी ले सकते हैं ना गौरांग भाई, मैं ऐसे ही समझूं? शुरुआत बिल्कुल करें, पूरी ताकत मत लगाइए। और थोड़ा बहुत यानी कि 100 रुपया निवेश करना है डिम्पी भाई, तो 25-30 रुपया 40 रुपया इस स्तर पर कीजिए, और गिरावट आती है तो और जोड़ते जाए धीरे धीरे करके। ठीक है, अच्छे शेयर की। और आपका एक बड़ा पसंदीदा शेयर हुआ करता था डीसीबी बैंक, हमने फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग देखी है। और देखिए पुराना बैंक है, काफी सस्ता उसका पी मल्टीपल है, नतीजे भी है जो पिछली तिमाही के आए थे अच्छे आए थे, लेकिन चल नहीं पाता है। प्रॉब्लम इसमें क्या है गौरांग सर, और इस लेवल पर आप सलाह क्या देंगे? मेरा एक फोन आया था, तो आप मेरे ख्याल से डीसीबी बैंक की बात कर रहे हैं। क्या इसमें जी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी गौरांग सर बिल्कुल। तो अभिषेक भाई देखिए, पहले तो ये बैंक की परिस्थिति बहुत ही नाजुक, नतीजों को लेकर के कोई इतना बड़ा उत्साह नहीं है। और अगर आप बैंकों की श्रेणी में तुलना करें, उदाहरण के तौर पर, ये मात्र उदाहरण दे रहा हूं, तो डीसीबी बैंक और फेडरल बैंक ले लीजिए, डीसीबी बैंक और सिटी यूनियन बैंक ले लीजिए, क्योंकि आप इसकी तुलना कर सकते हैं छोटी मझोली बैंक की श्रेणी में। पिछले साल 1.5 साल में डीसीबी बैंक ने क्या किया, और पिछले साल 1.5 साल में फेडरल बैंक जैसी बैंक ने या फिर सिटी यूनियन बैंक जैसी बैंक ने क्या किया। तो पहले तो कवरेज नहीं है डीसीबी पर, इसलिए मैं खरीदारी या बेचने की या बने रहने की तो राय देने की परिस्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि इस बैंक की तुलना में मुझे लग रहा है फेडरल बैंक या सिटी यूनियन बैंक, या फिर अगर आपके पास थोड़ा जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है और नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल का है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबा हो। शेयर फोकस में रहेगा। ग्रैंड थॉर्नटन को कंपनी ने एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है और कंपनी फोरेंसिक ऑडिट करेगी। जो भी बैंक ने डिस्क्लोजर दिया था कि उनके डेरिवेटिव खातों में कुछ कुछ गड़बड़ी हुई है, डिस्क्रिपेंसी हुई है, उसके बाद इस ऑडिटर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक और सफाई आई है बैंक की तरफ से। एक अफवाह भी चल रही थी कि सीईओ और डिप्टी सीईओ अपने पद छोड़ सकते हैं, तो बैंक ने उसका खंडन किया है। इंडसइंड बैंक 690 रुपए के आसपास का भाव है। गौरांग सर आपसे भी व्यू जानना चाहेंगे। देखिए बैंक ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, शेयर की जो पिटाई होनी थी पिटाई भी हुई, और लेकिन जो रिकवरी आनी चाहिए लोअर लेवल से वो रिकवरी मिसिंग है अभी। आपका इंडसइंड बैंक को लेकर क्या व्यू है? मान लीजिए जांच होती है और जो आंकड़े बैंक ने दिए वही आंकड़े निकल के आते हैं, क्या उसके बाद आपको लगता है कि भरोसा रिस्टोर हो जाएगा इंडसइंड बैंक पर? अभिषेक, समय लगेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक पर हमारी बने रहने की राय है, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप किश्तों में धीरे धीरे करके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक दो चीज पर एतराज या फिर प्रश्न चिन्ह आप कह सकते हैं। पहले तो बाजार की प्रतिक्रिया के पहले अगर ये आकर के अपने डेरिवेटिव में जो भी परिस्थिति है वो बता देते, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की परिस्थिति उभरने नहीं होती, या फिर सीमित मात्रा में करेक्शन होता। दूसरी बात, खबरों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी जीव पहले से इनको पता चलता था कि क्या होने वाला है और टिप्पणियां कर देते हैं। फिर आरबीआई ने भी मेरे ख्याल से कुछ स्पष्टीकरण दिया और बैंक ने आकर के भी इस्तीफों लेकर के कुछ स्पष्टीकरण दिया है। अब जांच में क्या उभर करके आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से अब आपको रिकवरी आएगी अभिषेक, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। और ये जो 1,500 करोड़ के आसपास का डेरिवेटिव लॉस का आंकड़ा मुझे सुनने में आया है, अब कितना है तो मेरे ख्याल से जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे वहां पर पता चलेगा। लेकिन इसका जो खामियाजा है या हर्जाना है, इंडसइंड बैंक को शायद पहली या दूसरी तिमाही तक झेलना पड़ेगा, जिसके कारण जो शुद्ध मुनाफे का आंकड़ा है, ये अनुमान है मेरा, वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए, हम आंकड़ों की चर्चा कर जुड़ गए हैं गुरांग सर। बैंकिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी बैंक ने जो भी क्रूशियल डीएमएज हैं उसको क्रॉस कर लिया है, फटाफट अंदाज में 3,000 पॉइंट जोड़ लिए हैं। और बहुत सारे ना अब निवेशक भी एक्टिव होते हैं जब बाजार में अच्छा माहौल हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, एक बढ़िया शेयर मुझे प्राइवेट बैंकिंग से बता दीजिए और सरकारी बैंकों में आपकी पसंद क्या है, जरा वो भी आप गाइड कर दीजिए। सुबह ही जब ये ऐसा प्रश्न पूछा था, शायद आपने या डिम्पल ने पूछा था, तो हमने एम&एम, आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी का नाम लिया था। इसके अलावा अगर कोई और एक निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक तो जाहिर है एचडीएफसी बैंक। ऐसे तो एक्सिस बैंक भी पसंद आता है, वहां पर भी खरीदारी की राय है हमारी, लेकिन एचडीएफसी बैंक और सरकारी बैंकों में अगर एक नाम पसंद करना है तो हमारे देश की सबसे बड़ी और दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक या दो वाक्य और जोड़ना चाहूंगा। चौथी तिमाही के नतीजे जो 10 अप्रैल के पश्चात हम देखना शुरू करेंगे, अगले महीने, हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र बेहतरीन रुझान लेकर के आएगा, जहां तक आंकड़ों का प्रदर्शन का सवाल है।